यहीं से चेंज होता रहा। जी मैम, आपकी वॉइस भी क्लियर है और कैमरा भी आपका ऑन है, स्क्रीन भी विजिबल है। जी आप स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आई होप कि इतनी गर्मी में भी आप इन तमाम चीज़ों से गुजर रहे हैं जो हम देख रहे हैं, आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं। जो मेरा आज का टॉपिक है वो है ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन। बहुत ही ये तो एक्सपेंडेड किस्म का टॉपिक है। हमारे जो मुख्तलिफ डिग्रीज होती हैं उनमें ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन का एक पूरा कोर्स होता है जिसको ऑफर किया जाता है। लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस 1.5 घंटे के सेशन में ये कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर सकूं, अ, जो हम थोड़ी सी मैं कंसाइज करके उन पे बात करूंगी। ट्रेंड्स आप जानते हैं क्या होते हैं, इश्यूज भी हम दोबारा भी इनको डिस्कस करेंगे ये क्या होते हैं। एजुकेशन, यानी हम जब देखें इस टॉपिक को तो इसमें 3 कीवर्ड्स हैं: ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एजुकेशन। यानी ट्रेंड्स जो है वो भी दुनिया में हर को जो काम आप कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, हर जगह पे ट्रेंड्स और इश्यूज जो हैं वो तो इमर्ज होते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन में ये ट्रेंड्स एंड इश्यूज किस तरह आते हैं। तो इससे पहले हमने ये समझना है कि एजुकेशन का हमारे लिए एक जनरल सा मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर हम आएंगे कि ट्रेंड्स क्या होते हैं और इश्यूज क्या होते हैं। सो 21st सेंचुरी से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ट्रेंड्स एंड इश्यूज को भी डिस्कस करने से पहले जो मैं आपसे शेयर करूंगी वो ये है कि हम जब ट्रेंड्स और इश्यूज की बात करते हैं और या एजुकेशन की बात करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी एजुकेशन में इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं, आपसे पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे 21st सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। और हम जो असातिज़ा हैं हम में से मेजॉरिटी, मैं ये नहीं कह रही कि सब, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स और मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हमारा जो है, ये ज्यादातर हम वो लोग हैं जो 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा इशू आता है कि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं बिटवीन 20th सेंचुरी एंड द 21st सेंचुरी। तो हमें एज अ फैकल्टी मेंबर, या मैं हूं या आप हैं, हमें ऐसी बहुत सी चीजें अनलर्न करनी होंगी जो हम 20th सेंचुरी में यूज करते रहे, और बहुत सी ऐसी चीजें लर्न करनी होंगी जो 21st सेंचुरी हमारे सामने लेके आई। ये सबसे बड़ा इशू है कि इन ट्रेंड्स को हमने किस तरह फॉलो करना है, या हमने इसको किस तरह समझना है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एजुकेशन ट्रेंड्स एंड इश्यूज क्या होते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमें इनमें किन चीज़ों को लेके आगे चलना है और किन चीज़ों को एज अ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो इन 21st सेंचुरी, in today's era of technological advancement, development of nation is linked largely with the education of their citizens and availability of trained human resources for the economy. ये जो मैंने आपसे बात की है ना कि हम टीचर्स जो हैं मेजोरिटी ऑफ देम बिलोंग्स टू द 20th सेंचुरी, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने सीखनी और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने भुलानी हैं जो वो पहले करते रहे हैं। तो ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, ये हर जगह पे ही है। जब आप ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमी तलाश करते हैं, या आप चाहते हैं कि सिटीजन्स जो हैं वो ऐसे हों जो कि खिदमत कर सकें, तो उनको उस वक्त के जो हमारे डिमांड्स होती हैं, मुतालबे होते हैं, उनके मुताबिक उनको चलना पड़ता है। तो एजुकेशन जो है वो उनको एजुकेट करती है फॉर ऑल दीज थिंग्स। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी एजुकेशन में बहुत ज्यादा है। डेवलपमेंट जो नेशन की है वो भी एजुकेशन के जरिए ही हो सकती है।
So education is a fundamental right of all human beings and an unequivocal path to sustainable socio-economic development. तो एजुकेशन जो है ये एक फंडामेंटल राइट है, इससे मैं भी एग्री करती हूँ, इससे आप भी एग्री करते हैं। और ये एक ऐसा क्लियर किस्म का पाथ है या जिसमें कोई इब्हाम नहीं है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन जरूरी है, और ये हर इंसान का फंडामेंटल राइट है टू गेट एजुकेशन। किस किस्म की एजुकेशन, ये हम आगे जाके चले देखेंगे इस। Education not only nurtures talent and personality of children from the beginning of their childhood, it also must prepare them for their role as responsible and productive citizens. यानी बचपन से लेके जवानी तक और फिर बुढ़ापे तक जो हम लोग एक माशरे में काम कर रहे हैं, हमें एजुकेशन के जरिए ये चीजें जो हैं पर्सनैलिटी में डेवलप करनी है। बच्चा जब स्कूल में जाता है, बल्कि स्कूल जाने से पहले भी हमें प्रिपेयर करना है उसको कि वो एक प्रोडक्टिव सिटीजन हो, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। No society can dream development if sustainable portion of its population is illiterate and a considerable ratio of its children are not in schools. कोई सोसाइटी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और हम सब एग्री भी करते हैं जो एजुकेटेड लोग हैं, कि किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट जो है उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता जब तक कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट नहीं होगी। इलिटरेट रहेगी तो अगर बच्चे स्कूल में नहीं होंगे, आउट ऑफ स्कूल होंगे, और मैं इसमें ये हवाला शायद अभी ना दूं, बाद में हम इस पर बात करें कि पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। तो अगर वो स्कूल नहीं जाते तो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक कैसे आएंगे? तो किसी भी सोसाइटी में ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इसको देखें कि हम इसे किस तरीके से लेके चल सकते हैं। ये इंटर कर रहे हैं। थैंक यू। सो हम यहाँ पे बात इसलिए कर रहे थे कि एजुकेशन जो है इन 21st सेंचुरी इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है कि हमारे बच्चे एजुकेटेड हों और वो आगे जाके हमारे जो नस्ल है उसको आगे लेके चलें। Education must enable nations and local communities to gradually evolve and strengthen their system of social justice, democratic institutions, and foster values of peace, harmony, tolerance, and mutual respect among their new generations. So my dear participant, आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि जहाँ हमने ये बात की है, हमारे ज्यादा ट्रेंड्स और इश्यूज यहीं से इवॉल्व होते हैं। Education must enable nations and local communities to gradually evolve and strengthen their system of, number one, social justice, number two, democratic institutions, and foster values of peace. इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। Harmony, tolerance, and mutual respect among their new generations. ये चीजें हमें इवॉल्व करनी है अपने आने वाली जनरेशन में बाय एजुकेशन, और इन्हीं को इवॉल्व करते हुए हमें बेशुमार न्यू ट्रेंड्स मिलते हैं और बेशुमार इसमें हमें इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं। एजुकेशन मस्ट प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम, empower people, and is the most effective vehicle for upward social and economical mobility for the disadvantaged groups. So ये जो 2 पॉइंट्स मैं यहाँ आपसे शेयर कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, फास्टर वैल्यूज ऑफ पीस की बात कर रहे हैं, हार्मनी है, टॉलरेंस है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और इसी तरह हम प्रमोट करना चाहते हैं एजुकेशन के थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम, लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, don't want to be our nations and people to be slave, and is the most effective vehicle for upward social and economic education जो है ये हमारे तमाम ग्रुप्स जो हैं वो डिसएडवांटेजेस जो हैं कॉमर्स वो सोशल एंड इकोनॉमिकली उनकी मोबिलिटी जो है वो एजुकेशन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। सो ये एजुकेशन का एक छोटा सा हवाला था जो मैंने आपसे दिया कि जिसमें हम सिर्फ किताबों की बात नहीं कर रहे, करिकुलम की बात नहीं कर रहे, हम बहुत सी ऐसी सोशल वैल्यूज की भी बात कर रहे हैं जो हमें एजुकेशन के जरिए इनकलकेट करनी है अपने लोगों तक।
हमें उन्हें ट्रेंड से आगाह करना है, हमें उन्हें इश्यूज से आगाह करना है, और ये सारा कुछ एजुकेशन करती है। और एजुकेशन में हम लोग जो इसको चला रहे हैं या इसके साथ काम कर रहे हैं, हमें भी ये सब कुछ देखना होगा कि हम इनको कैसे करें। अ वेरी स्मॉल कंपैरिजन बिटवीन ट्रेंड्स एंड इश्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एजुकेशन के बाद। ट्रेंड्स क्या हैं? पॉजिटिव काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग that should continue to happen. In other words, the patterns that we see and we would like to continue. आपके माशरे में एक कोई नई चीज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है, पॉजिटिव काइंड है, और हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस पैटर्न को लेके आगे चलना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये इस तरह ही होता रहे, उनको हम ट्रेंड्स कहते हैं। इश्यूज क्या है? ऑन द अदर हैंड, डील विद द नेगेटिव, with the not so good things that will happen in education, no matter how good one tries to be. So opposite to trends, issues क्या हैं? ये नेगेटिव चीजें हैं। जैसे हमने ऊपर पॉजिटिव काइंड ऑफ थिंग्स की बात की है, ये नेगेटिव काइंड ऑफ थिंग्स जो अगर एजुकेशन में भी इनकलकेट कर रही हैं तो उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। और वो नेगेटिविटी जो है वो हम कितना भी ट्राई करें, हम उसको बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी सोल्यूशन के लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा। इस चीज को हम इश्यूज कहते हैं। ये एक बिल्कुल जर्नल सी कंपैरिजन और डेफिनेशन है ट्रेंड्स एंड इश्यूज की। सो ट्रेंड्स जो समझ लीजिए, हर वो चीज जो इस वक्त चल रही है, ट्रेंड्स किस किस चीज में आते हैं, हम इसको भी आगे देखेंगे कि ये किस तरह हम इसका हवाला देंगे। So in this session, we are going to address two things: patterns that we would like to continue and see progress and sustain through education. यानी ट्रेंड्स की मैं बात कर रही हूँ कि हम उन पैटर्न्स को लेके चलना चाह रहे हैं जो जिसमें हम प्रोग्रेस भी देख रहे हैं, और हम उसको सस्टेन करना चाह रहे हैं थ्रू एजुकेशन, ताकि हमारे अंदर तरक्की की राहें जो हैं वो हमवार हो जाए। और इश्यूज दैट वी वुड लाइक टू एड्रेस be solved and the remedies taken out to the educational institutions. So ट्रेंड्स ये है कि वो पैटर्न जिनको हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, और हम प्रोग्रेस देखना चाह रहे हैं, और हम उन पैटर्न्स को सस्टेन भी करना चाह रहे हैं थ्रू एजुकेशन, ताकि लोग जो हैं वो उन चीजों को समझ सकें। लेकिन इश्यूज ऐसे नहीं हैं कि जिनको हम निगेट कर दें, यानी निकाल दें, हम उनको आउट करना चाह रहे हैं। इश्यूज होते हैं कि वी वुड लाइक टू एड्रेस देम, बी सॉल्व्ड and the remedies taken out to the education institutions. तो हमारे issues जो हैं वो चाहे नेगेटिव भी हैं, लेकिन हमें उनका सोल्यूशन ढूंढना है, और उसके मुताबिक हमें काम भी करना है उनके साथ। सो अब हम बारी बारी ट्रेंड्स और इश्यूज को देखेंगे। A trend refers to a general direction in which something is developing or changing over time. आपने, मेरा ख्याल है पिछले ये जो हमारे 8-10 साल गुजरे हैं, इसमें हमने बेतहाशा चेंजिंग देखी है। हमारे यहाँ पे जो जो हवाले आपने देखे हैं, हमारे यहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस जो हैं बंद हो जाते हैं, या हमें उनमें अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेंज करना पड़ता है। जैसे कि पैंडमिक आया, उसमें आपने देखा है डेंगू आ गया है, फलां प्रॉब्लम्स हो गई हैं। उन सब में हम बहुत सी ऐसी चीजों को देखते हैं जो हमारे इवन एजुकेशन में मेथड्स ऑफ टीचिंग को, हमारे करिकुलम को, हमारे एनवायरनमेंट को, हर चीज को चेंज कर रही होती है। तो जाहिर है जैसे जैसे हमारी जरूरतें पड़ती हैं, हम अपने ट्रेंड को चेंज करते हैं एक जनरल डायरेक्शन में। ट्रेंड्स कैन अकर इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने भी पीछे बात की थी आपसे शेयर करते हुए, कि बहुत से कॉन्टेक्स्ट होते हैं जिनमें हम ट्रेंड्स को रवाज देते हैं। कौन कौन से हैं उसमें आप देखिए। फैशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। हर चीज का फैशन, घरों में रहने का, फर्नीचर का, कपड़ों का, स्कूल जाने का, स्कूल से आने का, स्कूल के अंदर, ये इट्स ऑल फैशन। कपड़े कैसे आप पहनते हैं, आप किताबें किस किस्म की पढ़ते हैं, आप म्यूजिक कैसा सुनते हैं, एवरी ट्रेंड चेंजेस। देन टेक्नोलॉजी है, आपकी इकोनॉमिक्स चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ, सोशल बिहेवियर लोगों का चेंज होता है, एंड मोर।
इसमें बहुत सी और चीजें आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपके जहन में आती हैं कि जिसमें चेंज आती है और एक नया ट्रेंड जो है वो वजूद में आ जाता है। दे रिप्रेजेंट शिफ्ट्स or movements that capture the collective interest or behaviors of a group, often leading to widespread adoption or recognition. तो हम क्या करते हैं, हम इन चीजों को जब देखते हैं तो हम कैप्चर ये करते हैं कि लोग जो हैं कलेक्टिवली, यानी मेजॉरिटी जो है उसका इंटरेस्ट है उनके अंदर, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है उसकी वजह से, और हम बहुत सी ऐसी वाइड स्प्रेड अडॉप्शन करते हैं या रिकग्निशन करते हैं, या तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं ऐसा, या हम उनको रिकग्नाइज करते हैं कि हमें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये आपके ट्रेंड्स होते हैं। अब देखें, लोगों के जो लाइफ पैटर्न्स हैं उनमें बेशुमार ट्रेंड्स आते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं। अब देखें, हम सिर्फ उन जगहों की बात नहीं कर रहे जहाँ पे हम रहते हैं, द मोस्ट डेवलप्ड सिटीज और मोस्ट डेवलप्ड एरियाज। जब हम ट्रेंड्स एंड इश्यूज की बात करते हैं तो ये हर तरह के माहौल में, हमारे जो रिमोट एरियाज हैं, हमारे जो रूरल एरियाज हैं, वहां पे भी हमारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज भी इवन अब जगह जगह पे खुल गई हैं। तो हर जगह पे ट्रेंड जो है वो रेफर करता है जनरल डायरेक्शन को, तो जो डेवलप भी करता है और चेंज भी करता है ओवर टाइम। तो हमने इन चीजों को देखना होता है कि हमने क्या क्या अडॉप्ट करना है और क्या क्या रिकग्नाइज करना है। हमेशा ज़हन में रखिएगा, अगर ट्रेंड को आप जनरल हवाले से देखें, एजुकेशन से हट के अगर देखें कोई ट्रेंड आता है, तो ट्रेंड हमेशा आता है आपका जो कम्युनिकेशन लेवल होता है विद अदर कंट्रीज। वहां पे क्या हो रहा है आपके मुल्क में, वहां से क्या चीजें जो हैं वो दाखिल हो रही हैं। तो ऐसा होता है कि जब आप एजुकेशन के हवाले से बात करते हो तो हम इसके लेवल्स की बात करते हैं। एक नया ट्रेंड आता है, लोग उसको अडॉप्ट करते हैं या रिकग्नाइज करते हैं या उसकी तारीफ करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी हैबिट्स में चला जाता है। ठीक है। या कोई ट्रेंड ऐसा आता है जिसको लोग नापसंद करते हैं या इतना रिकग्नाइज नहीं करते या अपने कल्चर के मुताबिक उसको अच्छा नहीं समझते, तो क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाता है। ये हमारा अगला पॉइंट है। Trends can be short-lived, fades, or long-term, and they often reflect the underlying cultural, economic, or technological changes within a society. कुछ कल्चरल चेंजेस आती हैं जिनको हम पसंद कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म होती हैं। कुछ कल्चरल चेंजेस ऐसी आती हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट लाइक इट, और वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाती हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स जो है हमारी, उसमें भी हम जो भी काम कर रहे हैं इकोनॉमिकली, मईशत को बेहतर कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो लोगों को एक्सेप्टेबल होते हैं तो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, और अगर एक्सेप्टेबल नहीं होते तो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। कुछ अरसे के लिए वो इधर उधर घूमते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। एंड देन कम द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। और मेरा अपना ये ख्याल है, और आई होप कि आप इससे एग्री करेंगे, कि हमारे पिछले 20 सालों में जितनी तेजी से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई हैं, शायद बाकी चीजें इस तरह चेंज नहीं हुई, और उनसे लाइफ पैटर्न भी चेंज हो गए। वेरी फास्ट, वेरी एग्रेसिव। आप देखें नेट पे, आप देखें आज से कुछ साल पहले हमें पता ही नहीं बहुत सी चीजों का होता था। आप फोन पकड़ते थे, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल में आपको दरमियान में ऑपरेटर को लेना पड़ता था, 2 दिन आपकी कॉल को मिलने के लगते थे। उसके बाद फिर चले डायरेक्ट आ गया कि आप अपने पीटीसीएल नंबर से सब कुछ कर सकते हैं। एंड देन अब आप बात तो करें कॉल करने की या बात करने की, अब तो आप हजारों मील बैठे हुए लोगों की वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, दे कैन सी देम क्या कर रहे हैं। So ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है, और इसने एजुकेशन में भी बहुत इफेक्ट किया है। आप जानते हैं हमारी ये जो जूम पे क्लासेस हो रही हैं या ऑनलाइन नेट पे हो रही हैं, या आप गूगल मीट हम कर रहे हैं, या इस वक्त जिस सिस्टम में हम बैठे हुए हैं, मैं और आप, ये भी टेक्नोलॉजिकल चेंज है। आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले ना आप ना मैं इस बात का तसव्वुर कर सकते थे कि टीचर और स्टूडेंट फेस टू फेस नहीं होंगे। हमारी तो जब अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी वजूद में आई थी, वो भी हमारे लिए एक बहुत अजीब सा तजर्बा था कि हम फेस टू फेस क्लास में नहीं, और उस पर बेशुमार लोगों ने बेशुमार इश्यूज भी खड़े किए और बहुत से नए ट्रेंड्स भी आए जिनको आप देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस विद इन द सोसाइटी आर वेरी अग्रेसिव।
सो हम इन चीजों को भी देख रहे हैं कि ये हमारे यहाँ पे इसका ट्रेंड्स आ गया। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ट्रेंड्स इन एजुकेशन। ट्रेंड्स इन एजुकेशन क्या है? The landscape of education is constantly evolving, influenced by technological advancement, societal changes, shifts in educational policies and philosophies. Here are some of the current trends and issues in education. ये हम आगे डिस्कस करेंगे बारी बारी, लेकिन सबसे पहले हम इस आइडिया को देखते हैं कि एजुकेशन का जो लैंडस्केप है ये इवॉल्व कर रहा है कॉन्स्टेंटली। और इवॉल्व किस तरह कर रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है उसकी वजह से सोसाइटिकल चेंजेस आ रही हैं। अब देखिए, हमारे मिलने के अंदाज बदल गए, हमारे पढ़ने के अंदाज बदल गए, हमारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने के अंदाज बदल गए। अब वो जमाना गया कि जब आपको एक मीटिंग के लिए बेशुमार पैसा खर्च के करके बाय एयर आना पड़ता था, बाय एयर जाना पड़ता था। अब आप है कि आप जूम पे बैठे हैं, विदाउट स्पेंडिंग अ मनी यू कैन डिस्कस, यू कैन मेक एजुकेशन पॉलिसीज, यू कैन चेंज द फिलोसफीज, आप अपने तरीक़ाकार को बदल सकते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का असर है इसके ऊपर बेसिकली। लेकिन जहां हम ये सोचते हैं कि ये सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वहां इसके साथ और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल सही है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं उनसे बात करते हुए हमें ये देखना होता है कि ये चीजें जो हैं ये किस तरीके से आपके साथ चलती हैं या किस तरीके से आप इन पे काम करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारा कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, सारा कुछ इसकी वजह से नहीं होता, लेकिन आपके सामने एडवांसमेंट आती है, आप इन चीजों को देखते हैं, सोसाइटिकल चेंजेस आपकी आती हैं, तो हम इनको भी देखेंगे कि हम इनको किस तरीके से लेके चल सकते। सो पहले हम ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। ट्रेंड्स इन एजुकेशन, सबसे पहला हम इसमें ट्रेंड लेंगे टेक्नोलॉजिकल इंटेग्रेशन। आप जानते हैं टेक्नोलॉजी में इंटेग्रेशन तो चल रही है, हम बहुत सी चीजों को कंबाइन करके चलते हैं। आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इंक्रीज्ड यूज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको आप एलएमएस कहते हैं, एंड एजुकेशनल एप्लीकेशंस हैं जिन पे हम काम करते हैं। और आप देखेंगे कि हम जब आज से 20 साल पहले जाते हैं, या हम आज से 25 साल पहले जाते हैं, या 30 साल या 40 साल, जैसे जैसे आप बैकवर्ड हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमें लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था, वहां से बुक्स लेनी पड़ती थी, उन बुक्स को पढ़ना पड़ता था। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ फोटोकॉपी मशीन्स नहीं होती थी, हमारे यहाँ पे कोई ऐसी चीज जिसको आप कंप्यूटर टाइप कहते हैं वो नहीं होता था। तो वहां तब पढ़ने के लिए, एमएस करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, इवन स्कूल लेवल पे भी इस चीज का तस्वर नहीं था, हम सब कुछ खुद से करते थे। आपने एक किताब उठाई है और उसमें आपके मतलब आपने कोई आर्टिकल लिखना है या आपने कोई अपना टॉपिक जो है उसको ज्यादा एनहांस करना है, तो आप किताब उठाते थे, वहां पे आपको कोई मटेरियल मिलता मिलता था तो आपको उसे हाथ से लिखना पड़ता था। आप टाइप भी अब करते थे। हम में से मेजोरिटी, शायद आप में से जो बहुत यंग माशाल्लाह टीचर्स हैं या बहुत यंग हमारे यहाँ पे एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो शायद इस प्रोसेस से गुजरे हों या ना गुजरे हों, लेकिन ये चीज आप जहन में एक दफा तसव्वुर करें इस बात का कि अगर हम कोई आर्टिकल लिखते हुए टाइप करते थे और हमें 2 दिन के बाद कोई और मटेरियल मिल जाता था टाइप करने के लिए, तो हमें दोबारा टाइप करके पूरी की पूरी पेजिंग चेंज करनी पड़ती थी और सारा मटेरियल दोबारा टाइप करना पड़ता। जबकि आज आप कंप्यूटर पे बैठे हुए अपने नए पैराग्राफ को, जो आपने कहीं नई चीज से लिया है, आप उसको इंसर्ट करते हैं और आपका काम जो है वो हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होती। तो ये जो आपका एलएमएस है ये, और एजुकेशनल एप्स जो हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि लाइब्रेरी में जाके आपको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ती कि आप 10-12 किताबें निकालें, फिर उसके बाद उनमें देखें कि क्या क्या है। आप नेट पे जाते हैं,
अपना टॉपिक लिखते हैं और पूरी की पूरी लाइब्रेरी आपके सामने खुल जाती है फॉर दैट स्पेसिफिक टॉपिक। ऐसा नहीं होता कि आपको उस टॉपिक के लिए 10-12 मुख्तलिफ किताबें खोल के देखनी पड़े वहां से बैठ के लाइब्रेरी में। आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे घर बैठे हुए, ऑफिस में बैठे हुए, क्लासरूम में बैठे हुए आप उसको ऑर्डर करते हैं कि हमें इस टॉपिक पे मटेरियल चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर देता है। और इसमें और जो इतनी बहुत ज्यादा जीपीटी को आप देख लीजिए, अब तो आप मेरा ख्याल है बच्चों को लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये ट्रेंड्स हैं जो एजुकेशन में आ रहे हैं। मे बी ये ट्रेंड्स मेरे और आपके लिए काबिल कबूल हो, मे बी काबिल कबूल ना हो, हमें हैव टू फॉलो देम, क्योंकि ये इस तरह ही हमारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। इसी तरह वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी है एनहांसिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस थ्रू इमर्सिव टेक्नोलॉजीज। इमर्ज कर रही हैं टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा है, पहले आपका नेट पे था कि आप उसको देख लें, फिर बेशुमार आपकी, हम अक्सर कहते हैं कि जी बच्चों को कि आप नेट पे जाके गूगल सर्च करें, किसी ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाएं ताकि आपको फेक किस्म की इंफॉर्मेशन ना मिले। लेकिन टेक्नोलॉजीज तो इमर्ज कर रही हैं। सो ये चीजें, और फिर आजकल तो हर जगह आप देखेंगे इंटेलिजेंस का शोर है। इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस, आई डोंट नो व्हाट इंटेलिजेंस इज दिस। समटाइम आई कुडंट, जिसको आप कहते हैं ना हजम नहीं कर पाता बंदा, तो ये ट्रेंड है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे मैंने अभी आपसे जीपीटी की बात है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। हमारी एज के एक्सपीरियंस से अगर आप लोग फायदा उठाना चाहें, तो जब हम आपकी एज में थे, आप में से जो बहुत यंग हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हर चीज जो थी वो मैनुअल थी, रजिस्टर बनाए जाते थे। कभी आप एग्जाम, हमारा जब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो था उसको इन्हांस करने की कोशिश की गई और ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो थे उनके जरिए काम को करने की कोशिश की गई, तो बहुत रेजिस्टेंस थी लोगों की। सबसे पहले तो उनके ज़हन में ये खदशा था कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, सारा काम इस मशीन ने करना शुरू कर दिया तो हम सब लोग जॉबलेस हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये था कि उनको ये प्रॉब्लम थी कि जी ये चीजें जो हैं, ये बहुत से लोगों को दोबारा ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ा, क्योंकि वो खुद से इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे ऑन कंप्यूटर। आपका अकाउंट सिस्टम, आपका रिजल्ट कैसे होना है, आपके पेपर्स कैसे बनने हैं, उनको उनकी क्योंकि आपका जो ये टेक्नोलॉजी है, इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो सिक्रेसी की आती है। तो ये चीजें जो हैं ये हमारे ट्रेंड्स में जा रही हैं, और आप देखें ये आगे आगे इससे भी आगे चली जाएंगी, जहां पे ह्यूमन बीइंग जो, हालांकि मैं अगर आपसे ये बात शेयर करूं तो आई होप कि आप एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, या ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, या वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटीज हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारी की सारी तैयार किसने की है, बनाई किसने है? जाहिर है यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन ही काम कर रहा है, ये तो मशीन्स हैं। तो टेक्नोलॉजी बना हम ही रहे हैं, लेकिन इसमें ये है कि हमें और लोगों को कि जो उस हद तक नहीं इन्वॉल्व है उनको इसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी। सो ये आपका पहला हमारा ट्रेंड है, टेक्नोलॉजी इंटेग्रेशन, जो हमारा चल रहा है और जिस पे हम काम कर रहे हैं। सेकंड हमारा ट्रेंड जो इस वक्त बहुत ज्यादा इन है और जिस पे आप लोगों को भी काम करना होगा, और हम लोग तो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मेरा अपना ख्याल है कि हमारी जो जनरेशन है वो इतनी स्क्रीन फ्रेंडली नहीं है। स्क्रीन फ्रेंडली इसलिए नहीं है कि हमने स्क्रीन पे काम नहीं किया, हमने ज्यादा मैनुअल काम किया। मेरे पास अभी भी बच्चे जो एमफिल कर रहे होते हैं या पीएचडी कर रहे होते हैं, तो वो कभी लेके आते हैं मेरे पास बहुत से अपना किया हुआ काम चेक करने के लिए। आई ऑलवेज आस्क देम टू ब्रिंग इट इन हार्ड। हालांकि वो अपना लैपटॉप लेके आते हैं जी हमने इस पे काम किया हुआ। हमारा हमेशा से चूंकि ये रूटीन रही कि जब हम इन चीजों को चेक करते थे,
तो हम साथ साथ कमेंट्स देते थे उनके ऊपर। और अब ये है कि आप कंप्यूटर पे भी कमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम सबको उसके लिए एक्सपर्ट होना चाहिए। तो हमारे जहन में ये होता था कि हम उस हार्ड कॉपी को सारा रिव्यू करते थे, देखते थे, उसके ऊपर कमेंट्स देते थे, और फिर बच्चों को ये कहते थे कि जब आप नेक्स्ट टाइम इनको बेहतर करके लाएंगे तो ये जो हमने पहले चेक किया और जो हमने कमेंट्स दिए इस कॉपी को साथ लाइएगा, ताकि हमें पता हो कि हमने क्या कमेंट्स दिए थे और आपने उसको किस तरह ठीक किया है। सो ये चीजें जो हैं ये अब बहुत आगे एडवांस निकल गई हैं, अब ये सारा काम कंप्यूटर करता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जो 20th सेंचुरी के लोग हैं इनको बहुत सी चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी और बहुत सी नई चीजें लर्न करनी पड़ेंगी इन ट्रेंड्स को ऑप्ट करने के लिए। तो रिमोट एंड हाइब्रिड लर्निंग हमारा सेकंड ट्रेंड है जो इस वक्त बहुत ज्यादा इन हो रहा है। इसमें रिमोट और हाइब्रिड लर्निंग में सबसे पहली चीज आई थी जिसने हमें इस तरफ माइल किया, वो था पैंडेमिक रिस्पॉन्स। शिफ्ट टूवर्ड्स रिमोट लर्निंग ड्यूरिंग कोविड-19 विद ऑनगोइंग अडॉप्शन ऑफ हाइब्रिड मॉडल्स। अब जानते हैं ये जो हमारा पैंडेमिक आया था इसने ही हाइब्रिड मॉडल को इनिशिएट भी किया था और लोगों को इसकी तरफ माइल भी किया था। अब हाइब्रिड मॉडल में जाहिर है आप जो 2-3 आप मॉडल्स यूज कर रहे होते हैं, वो जाहिर है वो इंटेग्रेट भी आप उनको करते हैं और आप इनको समझने की भी कोशिश करते हैं, और एक ही वक्त में आप ऑनलाइन भी हो सकते हैं और आप इन द क्लास भी हो सकते हैं। तो ये हमें हाइब्रिड लर्निंग जो है ये भी एक नया ट्रेंड है जिसको हम यूज इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद द ऑप्शन टू लर्न इन पर्सन और ऑनलाइन। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हाइब्रिड मॉडल्स जब आप यूज कर रहे हैं तो आपको स्टूडेंट्स को ये मौका देना पड़ेगा कि वो इन पर्सन लर्न करना चाह रहे हैं या ऑनलाइन करना। हमारे यहाँ पे जब हमने कोविड-19 में ऑनलाइन टीचिंग का सिलसिला शुरू किया था, तो जब ये खत्म हुआ और हमने दोबारा यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन किया तो हमारे बेशुमार स्टूडेंट्स थे जिनको ये शिकायत थी कि जी हम उसमें इजी नहीं थे, हमें फलां चीज की समझ नहीं आई, हमें फलां चीज का पता नहीं चला। और उसमें जाहिर है घर बैठे हुए आप जरूरी नहीं क्लास में बैठे हुए तो आप क्लास में रहेंगे, घर बैठे हुए आपको क्या पता आप स्क्रीन के सामने हैं या नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि अगर हमारे यहाँ पे मेरे पास 200 पार्टिसिपेंट्स हैं तो एवरीबॉडी इज बिफोर द स्क्रीन विद ड्यू अपॉलजी। तो इसमें ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आपका ऑनलाइन पे क्लासरूम को पढ़ाते हुए कि आपको नहीं पता कि बच्चे जितने आप क्लास में उनको चेक कर सकते हैं आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। और अगर आपकी 200 की क्लास है तो आप स्क्रीन पे भी उनको लुक आफ्टर नहीं कर सकते, 25-30 की तो आप उसको हैंडल भी कर लेंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगी कि प्रोवाइड करें स्टूडेंट को ऑप्शन, या टीचर को भी, कि आप इन पर्सन इस प्रोसेस को चलाना चाहते हैं या ऑनलाइन चलाना चाहते हैं। ये चीजें जो हैं ये आपको बहुत ज्यादा, इनके बारे में आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा और आप इनको बहुत ज्यादा कंसिडरेशन में लेंगे आप इस कि किस वक्त की क्या जरूरत। तीसरा हमारा जो ट्रेंड इस वक्त आ रहा है एजुकेशन में वो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो है इसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस हैं, टेलरिंग एजुकेशन टू मीट इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल्स। आपका हर बच्चा आपके एक ही तरीके से बेनिफिट नहीं हो सकता। अब लोग ये कहते हैं कि आपकी अप्रोचेस जो हैं ये टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ योर स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास और मे बी ऑनलाइन। बेशुमार बच्चे जो होते हैं वो आपका जो लेक्चर मेथड है उसके साथ बहुत ज्यादा एक्लेमेटाइज होते हैं। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो एक्टिविटीज को डिमांड कर रहे होते हैं। और ऐसा भी है कि हम जब टीचर्स को ट्रेन करते हैं तो हम उनसे ये भी कहते हैं कि आपको अपने स्टूडेंट्स की नीड्स का और उनकी उनकी जो भी चीजें उनकी प्रेफरेंस में है उसका थोड़ा बहुत अंदाजा करना चाहिए कि उनकी नीड्स क्या हैं या उनके लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं। ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोचेज आई होप कि आपने बेशुमार डिटेल में इसको पढ़ा होगा। हम ज्यादा इसको पर्सनलाइज्ड लर्निंग ही कहते हैं। और इसके बाद हमारे डेटा ड्रिवन डिसीजंस होते हैं यूजिंग डेटा एनालिटिक्स टू इंफॉर्म इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज। आजकल हमारे बहुत से डेटा ड्रिवन डिसीजंस होते हैं, गेट द डेटा एंड यू फाइंड द रिजल्ट्स।
आप डाटा अपलोड करते हैं और कंप्यूटर से कहते हैं कि वो आपको बताए, या आप उस डाटा को अपने सामने रख के उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके मुताबिक अपने डिसीजंस करते हैं। इवन ये स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा है कि कोई एक टॉपिक देते हैं और वो जाते हैं कंप्यूटर पे और नेट पे और उसको सर्च कर लेते हैं। एक आप टॉपिक देंगे, उसके ऊपर 10,000 आपको आर्टिकल्स मिलेंगे और किताबें मिलेंगी और बेशुमार चीजें मिलेंगी। और अगर आप जीपीटी पे जाके उनसे कहें जी हमें इस टॉपिक पे सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए असाइनमेंट करने के लिए, वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो क्या हम समझते हैं कि ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच जो है ये यहाँ पे वर्कआउट करेगी, ये ट्रेंड जो है ये क्या यहाँ पे वर्कआउट करेगा? हमारे जो बच्चे हैं, क्या वो असाइनमेंट्स करेंगे जो आज से 5 साल पहले करते थे? या आप में से बेशुमार पार्टिसिपेंट इस वक्त हैं, क्या उनके पास ये फैसिलिटीज थी? मेरा नहीं ख्याल। और अभी भी हम शायद इन चीजों से ज्यादा इतना हम मैनेज नहीं कर पाते इन चीजों को। तो स्टूडेंट सेंटर अप्रोचेस जितनी भी आप सीख लें आपकी बुक्स में बेशुमार होंगी। आपको ये पता होगा डाटा ड्रिवन डिसीजंस कैसे होते हैं, हम उनको किस तरह करते हैं। उसके बावजूद भी बाज औकात आपको खुद से सोचना पड़ता है कि ये चीज जो है ये किस साइड, लेकिन ये ट्रेंड इस वक्त बहुत इन है और जो लोग हैं वो इसको बहुत ज्यादा इसके साथ इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अगला आपका जो ट्रेंड है जो इस वक्त बहुत ज्यादा इन हो रहा है वो है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं मास्टरी लर्निंग। स्टूडेंट्स प्रोग्रेस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन अ सब्जेक्ट रादर देन टाइम स्पेंट इन द क्लास। आपका बच्चा जो है, आपके सेशन जो थे वो फर्ज कीजिए 32 थे एक सेमेस्टर में, या 48 थे एक सेमेस्टर में, 48 आवर्स की मैं बात कर रही हूँ, नॉट द सेशंस आपके पास। और वो बच्चा जो है वो उसकी हाजिरी जो है वो 100% है। डू यू थिंक ही और शी इज प्रोफिशिएंट इन द सब्जेक्ट? इस पे हम अभी डिटेल में आगे बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं साइलेंट एक्सक्लूजन। बच्चा क्लास में है बट ही इज और शी इज नॉट देयर। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इस वक्त ट्रेंड में है कि बच्चा जो है उसको प्रोफिशिएंट होना चाहिए। अगर एक बच्चा 1 घंटे में किसी चीज को सीख लेता है तो जरूरी नहीं है कि उसको उसके लिए 4 घंटे दिए जाए कि वो 4 दिन क्लास में आए और फिर वो उसके बारे में प्रोफिशिएंट। आप कितनी देर में किसी चीज पे मास्टरी हासिल कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी कैसी है, ये हमें पता होना चाहिए। क्यों इसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्किल डेवलपमेंट जब आप करते हैं, फोकस ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज रेलेवेंट टू द वर्कफोर्स। आपने कौन सा सब्जेक्ट उसको ऑफर किया और उसमें किस किस्म की कॉम्पिटेंसीज चाहिए और उसने जाके किस किस्म की वर्कफोर्स में शामिल होना है। अब देखिए ना, हमारे पास बेशुमार साइंस सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं, मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं, और आजकल तो हमारे आईटी में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। बेशुमार इसमें स्पेशलाइजेशंस हैं जिन पे हम लोग काम करें। तो ये सारी स्किल डेवलपमेंट है, मास्टरी लर्निंग है। तो हमने क्या करना है, हमने उनको एबल करना है टू डिमॉन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, नॉट व्हाट टाइम ही और शी इज स्पेंडिंग इन द क्लास। ये एक नया ट्रेंड है जिसके बारे में लोग ज्यादा डिस्कस करते हैं कि स्किल्स की डेवलपमेंट को एवेलुएट किया जाए, नॉट द मेमोराइजेशन कि उसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है उस चीज के बारे में। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज अ न्यू ट्रेंड इन एजुकेशन एंड एनहांसिंग वेरी फास्ट। तो इसमें हम इन दो चीजों को जरूर देखेंगे कि उन्होंने लर्निंग पे मास्टर किया है और उन्होंने स्किल्स को डेवलप किया है या नहीं किया है। और स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उनको किस तरीके से लेके आगे चलते हैं। द फिफ्थ ट्रेंड विच इज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी और इन द एजुकेशनल सोसाइटी, सोशल इमोशनल लर्निंग, जिसको हम SEL कहते हैं। अब ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक आपकी इमोशनल लर्निंग है और एक आपकी सोशल लर्निंग।
आप कह सकते हैं कि ये एरियाज वो हैं जो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं। सोशल होता है कि आप ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं। इमोशनल लर्निंग आपको कि आपका इंडिविजुअल रिएक्शन क्या है। तो सोशल और इमोशनल लर्निंग के लिए हमें होलिस्टिक एजुकेशन की जरूरत होती है, एम्फेसाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, रिजिलियंस एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। बड़े इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं तीन। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत काम हो रहा है आजकल इस पे, बेशुमार मैंने थीसिस देख मेरी नजर से गुजरे हैं। बड़ा ये हॉट टॉपिक है फॉर डिस्कशन। इमोशनल इंटेलिजेंस, अभी हमने पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी। मैंने आपसे कहा है ना कि जो आने वाला जमाना है और जो इस पर गुजर रहा है, इसमें इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस। रिजिलियंस को आप देख लीजिए। आप जानते हैं रिजिलियंस क्या होती है? हम इजीली एडजस्ट कर सकें किसी भी मिसफॉर्चून में, या हम रिकवर कर सकें किसी भी डिफॉर्मिटी को, किसी भी प्रॉब्लम्स को, तो हम कहते हैं कि हम रिजिलियंट। इंटरपर्सनल स्किल्स हैं आपकी, जाहिर है सोसाइटी में, सोशल वर्क में या सोशल इंटरेक्शन में इंटरपर्सनल स्किल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपकी है, आप इमोशनली अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बारे में डिसीजन कर सकते हैं, अपने इमोशन के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि आपको आपकी एजुकेशन या जो आप लर्निंग कर रहे हैं उसने एक होलिस्टिक व्यू दिया है आप। और उसके बाद नंबर 2 पे हम जो ट्रेंड इस वक्त फाइंड आउट करते हैं आफ्टर द रिसर्च, दैट इज मेंटल हेल्थ सपोर्ट, इंटेग्रेटिंग मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज एंड सपोर्ट सिस्टम विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्यों? आप जानते हैं आजकल बर्नआउट, स्ट्रेस, हाँ जी, हम आजकल बहुत ज्यादा जा रहे हैं परेशानी में। बहुत ज्यादा हमें फीलिंग हो रही है कि हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा जहन जो है वो थका हुआ है, या मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी प्रॉब्लमेटिक हो रही है। अंडर स्ट्रेस हैं तो बेशुमार बीमारियां हो रही हैं, सर दर्द हो रहा है, नींद की कमी हो रही है, ये सारा मेंटल हेल्थ में आता है। तो हमारी एजुकेशन जो है उसके बारे में आजकल ये बहुत काम हो रहा है कि बच्चों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट चाहिए। डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, स्ट्रेस्ड हैं बच्चे। ठीक है, ये सारा मेंटल हेल्थ में है। मेंटल हेल्थ ये नहीं होती कि इंसान पागल हो। मेंटल हेल्थ ये नहीं होती कि आप सही तरह किसी चीज को हैंडल ना कर पाए या उसको सोच ना पाए। आप यू आर हेल्दी मेंटली, आपका ब्रेन बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, लेकिन फिर भी मेंटल हेल्थ सपोर्ट आपको इसलिए चाहिए कि आप स्ट्रेस्ड ना हो, आप डिप्रेशन में ना जाएं। आपके उस्ताद जो हैं वो आपके साथ, और उस्तादों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं वो उनके साथ किस तरह मेंटल हेल्थ सपोर्ट पे काम करें। ये आजकल बहुत ट्रेंड है, इस पे बहुत काम हो रहा है। मैं जब इसको देख रही थी मैंने बेशुमार आर्टिकल्स देखे जिसमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट की बात हो रही थी कि हमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जो रिसोर्सेज हैं और सपोर्ट सिस्टम है उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंटीग्रेट करना चाहिए। सो ये भी एक हमारे लिए SEL जो है, सोशल और इमोशनल लर्निंग जो है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको एजुकेशन का एक पार्ट बनाएं। हमारे यहाँ पे सिर्फ ये ना हो कि हमने बच्चों को रटवा दिया है या पढ़ा दिया है या किताबें दे दी हैं, उनके साथ साथ हम एज अ पर्सन भी उनके बारे में बहुत सी चीज़ों को देखने की कोशिश करें कि वो किस तरह इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। एंड देन द सिक्स वन, स्टेम एंड स्टीम एजुकेशन। स्टेम तो आपने खैर बहुत सुना होगा, अब स्टीम एजुकेशन भी आ गया। एम्फेसिस ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। अब ये जानते हैं कि अब नया जो, अब तो डिपार्टमेंट्स नए बनने शुरू हो गए हैं स्टेम पे, ये भी ट्रेंड है एक। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर कैरियर्स इन हाई डिमांड फील्ड्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने डिपार्टमेंट को स्टेम के रोड पे लेके जा रहे हैं, जिसमें हम एम्फेसाइज कर रहे हैं साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, इंजीनियरिंग पे और मैथ्स पे। तो ये इस वक्त बहुत इन है ट्रेंड, लेकिन
कुछ अरसे से एक चीज और भी इसके अंदर एंटर हो रही है जिसको हम कहते हैं इंक्लूजन ऑफ आर्ट। स्टीम का नाम दिया गया, नॉट स्टेम ओनली। Recognizing the importance of creativity and innovation alongside technical skills. टेक्निकल स्किल से आप किसी बिल्डिंग को बनाते हुए ये तो कह सकते हैं कि इसके कमरे इतने विड्थ और इतने लेंथ के होने चाहिए और मटेरियल ये लगा होना चाहिए और आपके कमरे इस तरह, ऑफिस इस तरह, फलां चीज, इक्विपमेंट है, ये सब कुछ है। लेकिन उसको अंदर डेकोरेट करने का और वहां पे जो काम कर रहे हैं लोग, उनको मेंटली रिलैक्स रखने के लिए बहुत सी क्रिएटिविटीज एंड इनोवेशंस चाहिए होती हैं जो आपकी टेक्निकल स्किल्स आपको प्रोवाइड नहीं करती। आप अपने क्लासरूम में एज अ टीचर जाते हैं, बहुत अच्छा क्लासरूम बना हुआ है, आपके स्टूडेंट्स की तादाद के मुताबिक उसका जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसके मुताबिक उसकी लेंथ और विड्थ बिल्कुल सही है। एरिया है वो कमरा, उसमें आपकी तमाम इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, पंखे हैं, फॉर हो सकता है लगाओ, कंप्यूटर्स आप प्रोवाइड कर देते हैं या आपका ऑनलाइन सर्विसेज भी आपके कमरे में, सारी चीजें टेक्निकली वहां मौजूद हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो टीचर जो है वो इसमें आर्ट्स को भी ऐड करता है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, और वो उस क्लासरूम को इस तरह डेकोरेट करता है कि बच्चे जो हैं वो मोटिवेट होते हैं उन चीजों को देख के, तो उसको हम स्टीम कहते हैं। इंक्लूजन ऑफ आर्ट्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं? साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग को एंड आर्ट्स, और फिर उसके बाद ये अब एक नया कंटेंट और भी आ रहा है एजुकेशन में कि जिसमें वो कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को ऐड करें टेक्निकल स्किल्स में, ताकि लोग जो हैं वो इससे मोटिवेट हो। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट ट्रेंड, ये मैंने कुछ इकट्ठे किए थे आपके लिए कि ये आजकल बहुत ज्यादा इन है, ग्लोबल एजुकेशन एंड कल्चरल कॉम्पिटेंस। आप जानते हैं आजकल ग्लोबल सिटीजनशिप पे, ग्लोबल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। आपके मुख्तलिफ एजुकेशनल गोल्स आ रहे हैं, मान यूनेस्को की तरफ से, यूनिसेफ की तरफ से। सो इन ग्लोबल एजुकेशन और कल्चरल कॉम्पिटेंस क्या है? सबसे पहले ग्लोबल एजुकेशन में आता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप एंड एक्सचेंजेस बिटवीन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड। ये किस तरह मुमकिन हुआ है? अगेन टेक्नोलॉजी। अब तो आपको कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंडस्ट्री में, किसी में जाने की जरूरत नहीं है, हर एक का अपनी वेबसाइट है, आप उस पर जाएं, तमाम आप उसके बारे में नॉलेज जो है वो उसको हासिल कर सकते हैं और उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब आपको वहां पे 7 दिन खत जाने में और 7 दिन आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब तो आप व्हाट्सएप पे टाइप कर रहे होते हैं तो अगला बंदा जो सामने बैठा हुआ है वो देख रहा होता है कि आप टाइप कर रहे हैं, चाहे आप हजारों मील दूर। तो अब एजुकेशन में पार्टनरशिप बहुत इजी हो गई है, ये एक नया ट्रेंड है। वो कहते हैं जी इंटरनेशनली कोलैबोरेट करें, पार्टनरशिप्स एंड एक्सचेंजेस बिटवीन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड। एंड देन नंबर 2, कल्चर। देखिए जब आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करेंगे तो कल्चरल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। टीचिंग स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अप्रिशिएट डाइवर्स पर्सपेक्टिव। आप देखिए, आपने बाहर एजुकेशन हासिल करने जाना है, आपने बाहर जॉब के लिए जाना है, हायर स्टडीज के लिए, बिजनेस अपना कोई आपने प्रोडक्ट वहां बेचना है, या आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, वहां के कल्चर की अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में जब हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप जिस भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं उसके बारे में आपको कल्चरली जानना बहुत जरूरी है। आप देखिए ना, जब ये चीजें इतनी ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं थी तो इवन हमारे पास जो स्टूडेंट केपीके से आते थे या बलोचिस्तान से आते हैं, या हम किसी एक जगह लाहौर में या इस्लामाबाद में या कराची में या इन यूनिवर्सिटीज में आते हैं, तो कल्चरल अवेयरनेस ना होने की वजह से बेशुमार मसाइल होते थे जो अब नहीं है, कम है।
तो ये तो एक मुल्क के अंदर जो आपका कल्चरल डिफरेंसेस हैं या डाइवर्सिटीज हैं उनको हम देखते हैं। तो इन डाइवर्सिटीज में बेशुमार चीजें आती हैं, आपका एथनिक, आपके जैसे हमारी कास्ट हैं, हमारी एजुकेशन है, हमारे रिलीजन के सेक्ट्स हैं। तो टीचिंग स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स के आपको ये देखना होगा कि, और एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करती चलूं कि कल्चर जो होता है, ये कल्चर जिसको आप कहते हैं, इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन होती है द टोटल वे ऑफ लिविंग। हमारा जो हम कहते हैं ना कल्चरल टाइफे बार जा रहे हैं, या ये इट इज नॉट अ कल्चर। सिंगर्स चले गए हैं, डांसर्स चले गए हैं, मुख्तलिफ हमने अपनी वहां पे एग्जीबिशन में हमने अपने स्टॉल लगा लिए। कल्चर ये होता है कि उस इलाके का, उस कम्युनिटी का टोटल वे ऑफ लिविंग। आप खाते कैसे हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, जमीन पे दस्तरखान लगाते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, आपकी सियासत कैसी है, आपकी मईशत कैसी है, आपकी माशरत कैसी है, आप लोग कितना फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स को, नहीं करते हैं, ये सारा कुछ आपका टोटल वे ऑफ लिविंग जिसको हम कल्चर कहते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, कल्चर कोई भी अच्छा नहीं होता और कोई भी बुरा नहीं होता। मेरी कम्युनिटी का कल्चर इज माई वे ऑफ लिविंग और आपकी कम्युनिटी का कल्चर इज योर वे ऑफ लिविंग। ना हम किसी को गलत कह सकते हैं, ना हम किसी को बुरा कह सकते हैं। हमारे यहाँ पे कल्चरल स्टडी जब आप करते हैं तो हम कहते हैं कि जो ये लोग एक दूसरे के कल्चर को बुरा कहते हैं, ये लोग जो हैं, ये इनको फोबिया होता है इस चीज का। तो हमेशा जैसे हम कहते हैं ना हाइट फोबिया है, या हम कहते हैं कि आपका हाइट फोबिया है, या हम कहते हैं कि आपका वाटर फोबिया है लोगों को, इसी तरह स्ट्रेंजर्स को मिलने का भी एक फोबिया होता है, जिसको हम लोग देखते हैं कि आपने इसको, कि इस फोबिया को किस तरह कवर करना है। सब ये जरा फोन आएगा अंकल, कौन से क्लास ले। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कल्चर जो होता है, या ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, हर एक का वे ऑफ लिविंग होता है। और जब आप किसी कल्चर को सीखना शुरू करते हैं तो डोंट थिंक कि हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, उसका कल्चर बहुत बुरा। बेसिक वैल्यूज तो किसी कल्चर में भी फर्क नहीं होती हैं। डिसऑनेस्टी किसी भी कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं होती है, झूठ बोलना किसी भी कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं होता। हाँ, करते सारे ही हैं। तो स्टूडेंट को ये टीच करना और खुद से भी ये समझना कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव में, हमारे रूरल एरिया से लोग अगर अर्बन में आते हैं या अर्बन से रूरल में जाते हैं, तो हर एक का अपना वे ऑफ लिविंग है। ये अवेयरनेस हमें देनी बहुत जरूरी है। नाउ वी कम टू द इश्यूज। ये ज्यादा, लेकिन ट्रेंड्स जो होते हैं ये तो चल पड़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वो प्रिवेल कर जाते हैं और हम उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और हम उनको सीख भी लेते हैं और हम उनको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल भी करना शुरू कर देते हैं, अपने एजुकेशनल सिस्टम में उनको शामिल कर लेते हैं। इश्यूज जो होते हैं ये ट्रेंड से थोड़े डिफिकल्ट और मुश्किल, प्रॉब्लम्स, challenges, or concerns that require attention or resolution. Issues can arise in various contexts such as personal life, work, politics, education, health and more. आप नंबर आउट कर सकते हैं जितनी भी चीजों पर है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज हो सकते हैं, आपकी वर्क लाइफ में भी इश्यूज हो सकते हैं, आपकी पॉलिटिकल जो आपकी सिंसेरिटीज हैं या आपकी अफिलिएशंस हैं उनमें आपको इश्यूज हो सकते हैं। आप एजुकेशन हासिल कर रहे थे, उसमें आपने बेशुमार इश्यूज फेस किए, आपके हेल्थ के बेशुमार इश्यूज हैं। हर एक इश्यू दूसरे इश्यू को इफेक्ट कर रहा है। They often involve disagreements, obstacles, or areas needing improvement and can range from minor inconvenience to major crisis. ये चीजें जो हैं ये आपको नोट कर लेनी चाहिए कि कहाँ कहाँ आपको इश्यूज आते हैं। सबसे पहले है कि जहाँ कहीं आप डिसएग्री करते हैं एक दूसरे से, इशू इवॉल्व हो जाते हैं। कोई रुकावट आ जाती है आपके किसी भी काम में, इश्यूज, जहाँ कहीं हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और नहीं हो पाती है, इश्यूज आ जाते हैं। और बाज़ औक़ात माइनर इनकन्वीनियंस भी इश्यूज में आती है और मेजर क्राइसिस भी इश्यूज में आते हैं। So addressing issues typically involves identifying the root cause,
अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशंस टू मिटिगेट और रिजॉल्व। या तो मिटिगेट हो जाए ना, जो आपको एक धचका लगा है वो कम हो जाए, या वो रिजॉल्व हो जाए। तो इश्यूज को जब भी हम आइडेंटिफाई कर, जब भी टिपिकली हम उनको देखते हैं, एड्रेस करते हैं, तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि इसकी रूट कॉज क्या है। देन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट, कि इसके इस इशू का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। और फिर हम चाहते हैं कि हम कोई सोल्यूशन इंप्लीमेंट करें, या तो वो इस इशू को रिजॉल्व कर दे या उसको मिटिगेट कर दे, यानी उसको थोड़ा सा हल्का कर दे। सो इसमें प्रॉब्लम, चैलेंजेस, कंसर्न दैट रिक्वायर अटेंशन और रेजोल्यूशन, ये आपके वेरियस कंटेक्ट से डेवलप हो जाते हैं। और आपके पर्सनल लाइफ के इश्यूज जो है वो आपकी वर्क पे इफेक्ट करेंगे, वर्क के जो है, वर्क लाइफ के जो है वो पर्सनल लाइफ पे करेंगे। पॉलिटिक्स भी इस वक्त हमें देख लीजिए हमारे कंट्री को किस तरह ये इफेक्ट कर रही है। हम लोग इस वक्त किस क्राइसिस में हैं, ये इश्यूज हैं। हमारी एजुकेशन में बेशुमार ऐसे इश्यूज हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हेल्थ के बहुत से इश्यूज हैं जिनको हम नहीं सॉल्व कर पा रहे। तो इन चीजों को देखते हुए हमें देखना होगा कि क्या क्या चीजें। सो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में लेते हैं। सबसे पहला इशू जो एजुकेशन में है, मैं इसमें को पर्सनल लाइफ का, या हम उन चीजों को नहीं ले रहे हैं, पॉलिटिक्स को या उसको, हम वर्क लाइफ को भी नहीं ले रहे हैं, हम एजुकेशन को ले रहे हैं। इक्विटी एंड एक्सेस। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपके साथ इसको शेयर करूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। इसको जहन में रखिएगा। आई होप कि आप इसके बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। आजकल लोग इक्विटी पे ज्यादा बात करते हैं। इक्वलिटी ये होती है जब हम कहते हैं जी इक्वल आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए, इक्वल आपके पास हेल्प होनी चाहिए, इक्वल आपके पास चांसेस होने चाहिए। नो, जरूरी नहीं है कि आप इक्वल चीज तकसीम करें और हर बंदे की वही रिक्वायरमेंट। इक्विटी ये होती है कि प्रोवाइड करें अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द, आपकी जो भी चीज आपको चाहिए उसके मुताबिक। तो इसमें आपका एक्सेस भी होना चाहिए और इक्विटी भी होनी चाहिए। यानी मेरा अगर जहन है कि मैंने ये काम करना है तो मुझे वो प्रोवाइड किया जाए, या मैंने ये वाली एजुकेशन करनी है हासिल तो मुझे वो दी जाए। और मेरा कोई साथी है जिसने वो इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहता, वो किसी को इक्विटी, ये इक्वल नहीं है कि सबको एक जैसे रिसोर्सेज फराहम कर दिए जाए। सो सबसे पहले हम लेते हैं डिजिटल डिवाइड को। डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ये आपको भी पता है। हमारे यहाँ पे डिस्पैरिटी है इस चीज में, टेक्नोलॉजी और नेट। जैसा हमारे पैंडेमिक में हुआ था, आपको पता है हमारे बेशुमार बच्चे जो उस वक्त नेट ऑनलाइन हमारे से पढ़ रहे थे, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता था कि उनके, जैसे आप बल्तिस्तान में चले जाएं, उन इलाकों में चले जाएं, नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, वहां पे नेट अवेलेबल नहीं था, वो क्लासेस ही अटेंड नहीं कर सकते थे। ये एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला था उस वक्त। हम डिजिटली डिवीजन जो है वो सही नहीं कर रहे हैं, डिस्पैरिटीज हैं इस। अभी भी हमारे यहाँ बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिनमें आप ऐसे इलाकों में चले जाएं जहाँ नेट्स अवेलेबल नहीं है और डिजिटल डिवाइड जो है वो वहां पे प्रॉपर नहीं है। तो डिजिटल डिवाइड जो है इसके लिए भी हमें देखना होगा कि हम बच्चों को किस तरीके से ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इशू है एजुकेशन का और इसको रिजॉल्व होना चाहिए। एजुकेशनल इन इक्वालिटी, persistent achievement gaps between on race, ethnicity and socio-economic status। बहुत सी बात इस पे की जा सकती है एजुकेशनल इनइक्वालिटी पे। परसिस्टेंट है अचीवमेंट गैप्स, रेस की वजह से, एथनिसिटी की वजह से और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से। द मोर यू आर सोशो इकोनॉमिकली स्टेबल, यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। हमारे यहाँ पे फ्री एजुकेशन का तस्वर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लेकिन आप देखें कि हम 2024 में जा रहे हैं, अभी तक हम इसको हासिल नहीं कर पाए। हम इसको हासिल नहीं कर पाए हैं। गैप्स अभी भी हैं हमारे। आप देखें बेशुमार हमारे इलाके हैं जहाँ पे स्कूल अच्छे नहीं हैं, जहाँ पे हमारे बच्चों को एक्सेस नहीं है हायर एजुकेशन के लिए, घरों से स्कूल बहुत दूर है, वहां पे उनको चल के जाना पड़ता है। बच्चियों के लिए बेशुमार ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, एजुकेशन इनक्वालिटी।
सो इनको अगर आप डिटेल में लें तो आपको कुछ चीजें जो हैं ये मैंने फाइंड आउट की हैं। इसको आप देखिए, एजुकेशन इनक्वालिटी में और इक्विटी इश्यूज इन एजुकेशन, ये दोनों हम चीजों को ले रहे हैं, इन इक्वालिटी को भी ले रहे हैं और इक्विटी को भी। सबसे पहला इशू जो है इन दोनों सेगमेंट्स में वो है पॉवर्टी। हमारा मुल्क आहिस्ता आहिस्ता पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए पॉवर्टी की वजह से इक्विटी के इश्यूज भी हैं और इनइक्वालिटी के इश्यूज भी हैं। मेल न्यूट्रिशन है, आपके बच्चे उनको स्कूल में नहीं भेजा जाता कि वो बच्चे माँ बाप को कुछ कमा के ला दे। सड़कों पे आप निकल जाएं, बच्चे जो हैं वो सड़कों पे खड़े भीख मांग रहे हैं। हमारे यहाँ पे हम कहते हैं जी किताबें भी फ्री हैं, हर चीज फ्री स्कूलों में हम दे रहे हैं। कितने बच्चे हैं अगर आप रेशो उनकी देखें जो आउट ऑफ स्कूल हैं। पॉवर्टी इज द बिग इशू इन इक्विटी एंड इन इक्वालिटी। आप इन दोनों चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉवर्टी जो है ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है हमारे एजुकेशन को लोगों तक पहुंचा। ये मैंने पिछली अपनी एक स्लाइड में भी बात करते हुए आपसे बात की थी साइलेंट एक्सक्लूजन की। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड इशू है। मैंने भी कहा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, बेशक है। हमारे हर 10 साल बाद इनकी तादाद डबल हो जाती है। अगर आप थोड़ा भी देखें जाके जो हमारे वो तो बहुत लंबा डिटेल हो जाता कि हम अगर मुख्तलिफ डाटा को हम कलेक्ट करते कि हमारा 2000 में कितने लोग बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, फिर 2010 में कितने थे, फिर 2020 में कितने थे, तो हमें देखेंगे कि उसका हमें पता है, नंबर्स हमारे पास होते हैं। ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनका भी हमें पता है, हमारे पास उनका भी डाटा आ जाता है। साइलेंट एक्सक्लूजन ये होती है कि बच्चा क्लास में बैठा हुआ है एंड ही और शी इज नॉट देयर। क्यों है ऐसा? उस्ताद जो है वो इस बात पे क्यों गौर नहीं करता कि बच्चा क्लास में क्या बिहेव कर रहा है? ही और शी इज प्रेजेंट और नॉट। आप जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो सुन ही नहीं रहा, साइलेंटली एक्सक्लूड है वो क्लास से। ये बहुत बड़ा इशू है। इसका मतलब ये है एक्टिविटी में वो बाकी बच्चों से फर्क है, उसे कहीं ना कहीं तो हमें इस चीज को जानने की जरूरत है कि ये साइलेंट एक्सक्लूजन क्यों है। बाजुकात इसमें बहुत सी चीजें रोल प्ले कर रही होती हैं। द फैमिली बैकग्राउंड, घर के हालात, जैसे हमने अभी बात की थी कि आपके बेशुमार ऐसे इश्यूज हैं जो फैमिली लाइफ से बिलोंग करते हैं। तो ये है कि उस्ताद जो होता है वो बेशक इन चीजों को सॉल्व नहीं कर सकता, कम से कम उसके साथ बात करके उनको थोड़ा सा कथारसिस तो उनका हो सकता है। एक उस्ताद क्लास में खड़ा पढ़ा रहा है तो उसको बच्चों की शक्ल देख के पता लगना नहीं चाहिए कि वो क्लास में है या ही और शी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास। ये आजकल बहुत हॉट इशू है इन डिस्कशन कि जो क्लास के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल तक साइलेंट एक्सक्लूडेड बच्चे होते हैं, वो क्यों हैं? ठीक है, हमने उनको नंबर दिया है कि एक बच्चे ने जिसने 85% ले लिए वो ए ग्रेड में चला गया और इसने 45 या 50% ले लिए वो पास हो गया। देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन 85। कुछ ना कुछ तो होगा ना कहीं जिसकी वजह से ये साइलेंटली एक्सक्लूजन हो रही है। देन द हेल्थ इशू। आपकी यूनिवर्सिटीज जो बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है हेल्थ सिस्टम होता है, वहाँ पे मेडिकल एड्स भी अवेलेबल होती हैं, बट इसमें इक्विटी नहीं है और ना ही इक्वेलिटी है। हमारे बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, हमारे बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे हेल्थ का कोई निज़ाम नहीं है, ना बच्चों की हेल्थ के बारे में। चले महीने बाद नहीं तो 4 महीने बाद, एक सेमेस्टर के बाद उनकी हेल्थ को एवेलुएट किया जाए और उनको मुख्तलिफ सजेशंस दी जाएं, डॉक्टर विजिट करें। सो ये भी एक इशू है एजुकेशन का कि जिसमें बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरते हैं। इनइक्वालिटी जो है वो स्कूल इक्विपमेंट में भी है। जितना जितना आप अर्बन एरियाज में आते हैं स्कूल मोर इक्विप्ड है और जितना जितना आप रूरल्स में जाते हैं
लेस इक्विप्ड है, ये भी आपकी इनइक्वालिटी है और ये इक्विटी इश्यूज है कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना तो दिया जाए। देन जेंडर जो आपकी डिस्पैरिटीज हैं इनको भी आपको बहुत अच्छी तरह देखना। ये टीचर और स्टूडेंट्स दोनों में हमारे यहाँ पे आपको हम देखते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को जो हमारे बड़े बड़े शहरों में हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बेशुमार ऐसे इलाके हैं जैसे केपी के है, बलोचिस्तान, ये वहां पे बच्चियों को स्कूलों में नहीं भेजा जाता। और अगर आप हायर एजुकेशन में हैं तो उसके बाद उनको जॉब्स के लिए इजाजत नहीं मिलती है, और अगर उनको इजाजत मिल जाती है तो जिन इदारों में वो काम कर रही हैं वहां पे भी बेशुमार हिंड्रेंसेस हैं। ये मैं स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की बात कर रही हूँ कि अगर आप स्टूडेंट थे और आपको मौका मिल गया पढ़ने का भी, फिर आपको मौका मिल गया हायर स्टडीज में जाने का, फिर आपको और आपको जॉब नहीं करने दिया गया, घर बैठा दिया गया, जबकि मर्द जो है उन्होंने तो कमाना है, उन्होंने बाहर निकलना है, इसलिए उनको तो इजाजत है। तो जब बच्ची ने भी उतनी मेहनत की है, उतना पढ़ा है, तो व्हाई नॉट शी। इस तरह टीचर्स हैं हमारे यहाँ पे, शायद हमें फील नहीं होता, मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स आर फीमेल एंड दे आर। आप ऐसे इलाकों में चले जाएं, हमने बहुत से रिसर्च पेपर्स पढ़े, स्टडीज की हैं, मिले भी हैं जाके, जहाँ टीचर्स जो हैं उनको, फीमेल टीचर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे नहीं आने दिया जाता। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है एजुकेशन में, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर एक खातून जहाज चला सकती है, इंजीनियर बन सकती है और सारे काम कर सकती है, तो वो टीचिंग में या इन जगहों पे क्यों नहीं जा सकती है? देन वी कम टू रिलीजन। हमारे यहाँ पे टॉलरेंस बिल्कुल नहीं। माइनॉरिटीज को देखें आप, मेजॉरिटीज को देखें आप, क्या कुछ पीछे होता रहा है जो हम देखते रहे हैं। इन सारे इश्यूज को एजुकेशन के थ्रू एड्रेस करने की जरूरत है। एंड देन आवर सोशल कल्चरल इश्यूज, मैंने भी बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया आपके साथ कि हमारे सोसाइटिकल या हमारे सोशल जो इश्यूज हैं और हमारे कल्चरल जो इश्यूज हैं, ये भी हमें एजुकेशन के थ्रू इनको जरूर जाके ड्रेस करना चाहिए। ये जो मैंने आपसे बात की कि जेंडर डिस्पैरिटी है, ये कल्चरल इशू है। इसी तरह जो हमारा सोशल इश्यूज हैं वो भी हमारे कल्चर के साथ ही रिलेट कर रहे हैं। तो ये हमारे जो मुख्तलिफ, इसमें अभी और भी बहुत कुछ आप ऐड कर सकते हैं। मैंने सम ऑफ जो बहुत ज्यादा इस वक्त इन है, मैंने उनको यहाँ पे लिया है। सेकंड हमारा जो इशू है एजुकेशन में वो है फंडिंग एंड रिसोर्सेज। आप जानते हैं हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में भी आजकल बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके थ्रू हम बजट के कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम बहुत से काम नहीं कर पाते हैं। Insufficient funding for education institutions, particularly in low income areas. आप देखें जब भी कट लगता है हमेशा एजुकेशन सेक्टर में ही लगता है। ये बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, ये इशू है एजुकेशन का। यूनिवर्सिटीज की ग्रांट्स खत्म हो जाती हैं, कॉलेज की ग्रांट्स खत्म हो जाती हैं, कम कर दी जाती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें जिनके बारे में कहा जाता है इनकी आपको जरूरत नहीं है। तो ये चीजें जो हैं ये आपको बहरहाल इसको देखनी होंगी। ये इनको आपने देखा है कि लो इनकम एरियाज में भी है, लेकिन ये हाई इनकम एरियाज में भी आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ पे बजट की कंस्ट्रेंट हमारी जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनमें है, और जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप देखेंगे तो वहां भी आजकल हालात जो हैं वो काफी मखदूश हैं। रिसोर्स एलोकेशन है, इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड, जो हम अभी पीछे भी बात करके आए हैं कि इन इक्विटेबल, या आप कहें जी इन इक्वालिटी है इसमें, कि रिसोर्सेज और फैसिलिटीज को बराबर बराबर तकसीम नहीं किया जाता। इक्वेट का मतलब है जिसको जहां जितनी जरूरत है। तो रिसोर्स एलोकेशन में जब भी हम बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि क्या चीजें जो हैं उनको अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मैं ये नहीं कह रही, बात बात ये होती है कि हमारे कुछ इदारे ऐसे होते हैं जहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वहां जरूरत नहीं होती है, और कुछ इदारे ऐसे होते हैं कि वहां जो जरूरत है उसके मुताबिक भी नहीं दिया जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे। सो फंडिंग एंड रिसोर्सेज को भी एड्रेस करने की जरूरत है हमारे हाई अप्स को। आप अगर कॉलेज में ट्रेंड होके और किसी अच्छे ओहदे पे जाते हैं तो आप देखेंगे आप इन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे वहां पे, और जो अभी भी हैं वो अभी भी कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो ये आपको चीजें देखनी
तीसरा आपका जो बहुत मेजर इशू चल रहा है इस वक्त एजुकेशन में, वो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑल द टाइम टेस्टिंग प्रेशर, high stakes testing leading to stress among students and teachers। अभी भी मुझे फीलिंग है इस बात की, ये कुछ जो मेरा डिस्कस होता रहता है, आप शायद इस बात को मेरे साथ एग्री भी करेंगे। कितने स्ट्रेस में आज आपका, आपको पता है ना ये कोर्स खत्म होने वाला है, आपका ये सेशन, और आपके एग्जाम्स होने वाले। हाई स्टेक टेस्टिंग लीडिंग टू स्ट्रेस अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर, ये हर जगह पे होता है, स्टूडेंट जहाँ भी हो, टीचर्स जहाँ भी हो। हम बहुत, फर्ज कीजिए सोशल प्रोफेसर से फुल प्रोफेसर के लिए हमारा इंटरव्यू हो रहा है या टेस्ट हो रहा है, तो वहां भी हमें उतनी ही हम स्ट्रेस्ड होते हैं जितने हम जब लेक्चर के लिए सिलेक्ट हुए थे तब हुए थे। तो इसी तरह स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनका भी यही मसला है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग जो है, ये आप जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं आप उनमें देख लीजिए कितना टेस्टिंग प्रेशर होता है। और सबसे बड़ा मसला क्या है, टीचिंग टू द टेस्ट, narrowing of curriculum to focus on test preparation rather than holistic education। मैं और आप और हमारे बच्चे कभी भी होलिस्टिक एजुकेशन पे काम नहीं करते हैं। हम क्या कराते हैं बच्चों को, टेस्ट प्रेपरेशन, एग्जाम में पास हो जाए बहुत अच्छे नंबर लेके। हो सकता है कि हमारा जो बच्चा 85 नंबर लेके टॉपर है क्लास में, उसकी होलिस्टिक एजुकेशन उस बच्चे से कम हो जो 65 या 60% नंबर लेके पास हो। इसके लिए हमारे पास कोई चेक नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है जिसको हम देख सकें। तो आपने ये चीज भी ज़हन में रखनी है कि ये इट्स अ बिग इशू ऑफ एजुकेशन, टीचिंग टू द टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, और हमारी अकाउंटेबिलिटी। मे बी इट इज अबाउट द स्टूडेंट्स और मे बी इट इज अबाउट द टीचर्स। देन द नेक्स्ट इशू इज टीचर रिटेंशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आप, ये तो मेरा ख्याल है हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, टीचर को रिटेन करना और उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज अ बिग इशू इन एजुकेशन प्रोसेस। सबसे पहला इसमें आता है बर्नआउट, हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड बर्नआउट अमंग एजुकेटर्स। पढ़ाने वाले ही अंडर स्ट्रेस हैं, बर्नआउट हैं, सुकून से वो उन चीजों को सोच ही नहीं सकते, आप तक अपने बच्चों तक पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं देन द। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपका जितना आपको रिलैक्स रखा जाएगा और जितना आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, उतना आपका स्ट्रेस कम होगा, बर्नआउट जो है वो लोअर लेवल पे चला जाएगा। एजुकेटर्स जो हैं, नॉट द स्टूडेंट, इवन द एजुकेटर्स भी स्ट्रेस्ड होते हैं। ये भी एक इशू है एजुकेशन का। तो कॉन्टिन्यूस लर्निंग तो जरूरी है, नीड फॉर ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू कीप अप विद एजुकेशनल ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज। हर उस्ताद जो है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि हम लोगों को जो 20th सेंचुरी से आए हैं सीख के सारा कुछ, उनको बहुत सी चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी और बहुत सी चीजें लर्न करनी। कीप अप विद द एजुकेशनल ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए हम में से आप, मैं और आप, कितने लोग थे हम जिन्होंने हमने कंप्यूटर की हर चीज को सीखा है, हमें पता ही नहीं था कुछ इसके बारे में। आजकल के बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो भी दे नो ईच एंड एवरीथिंग, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ी है। इससे भी हम अंडर स्ट्रेस आते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस लर्निंग और कॉन्टिन्यूस जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो तो जरूरी है एजुकेशन में। और हर हर प्रोफेशन में, हर जॉब में ये जरूरी है कि आप कॉन्टिन्यूसली लर्न करते रहें। नई चीजें चूंकि आ रही हैं, चीजें तेजी से चेंज हो रही हैं, तो आपको इनके बारे में बहुत कुछ जानना जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। करिकुलम रेलेवेंस एक बहुत बड़ा इशू है एजुकेशन में। इंश्योरिंग दैट करिकुलम कंटेंट इज रेलेवेंट टू टुडेज वर्ल्ड एंड फ्यूचर जॉब मार्केट। आपका बच्चा जिसको आप करिकुलम पढ़ा रहे हैं, आपने उसको डिसाइड किया है उसका कंटेंट क्या रेलेवेंट है टुडेज वर्ल्ड एंड फ्यूचर जॉब मार्केट। जो डिग्री आप उसको दे रहे हैं
अनएम्प्लॉयबिलिटी क्यों है, क्या डिग्री ही उसको कवर नहीं कर रही है जो कुछ उसने जाके वहां पे करना है? इसके लिए रिसर्च की जरूरत है, इसके लिए उस करिकुलम को अवेलुएट करने की जरूरत है। इट्स अ बिग इशू इन एजुकेशन कि हमारी जिस जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है और बहुत सी चीजें इसमें इन हो रही हैं, तो फ्यूचर जॉब मार्केट में उन लोगों के लिए जगह ही नहीं है जिनको आप रेलेवेंट करिकुलम नहीं पढ़ा रहे हैं। इंस्ट्रक्शनल मेथड बैलेंसिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स विद इनोवेटिव अप्रोचेस, बेशुमार इनोवेटिव अप्रोचेस आजकल आ रही हैं। आप कोई भी किताब उठा के देखने, नेट को सर्च करने, तो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स जो हैं इनके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। आप देखें ना, जब कोविड 19 आया था तो क्या था, हम में से आधे से ज्यादा जो हमारे मेंबर्स थे फैकल्टी, उनको ऑनलाइन पढ़ाने में मसला आ रहा था। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से पढ़ाने वाले लोग जो है वो इनोवेटिव अप्रोचेस को जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक ये इश्यू रहेगा एजुकेशन का। एंड देन अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होनी चाहिए और कहाँ किस क्लास तक होनी चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए और इसको कब सिखाना शुरू करना चाहिए उन लोगों को जिनको ये नहीं आती नेशनल लैंग्वेज, और कहाँ पे इस पे टोटली डिपेंडेंट हो जाए पूरी इंस्ट्रक्शन। इन बाय इंटरनेशनल लैंग्वेज, अब मदर टंग में अगर आप पढ़ाते हैं फॉर एग्जांपल, तो सिंध में सिंधी पढ़ाएंगे, पंजाब में पंजाबी पढ़ाएंगे, बलोची पढ़ाएंगे, पश्तो पढ़ाएंगे, कौन कौन सी मदर टंग्स हैं, और ये कहाँ तक, क्लास 2 तक, क्लास 3 तक, कहाँ तक इसको लेके जाना है। और साथ आपने उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज पढ़ाना है, और फिर आपने सारा करिकुलम उर्दू पे कर देना है, और इंग्लिश को कहाँ से शुरू करना है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज पे तौर पे कहाँ पे जाके आपने सारा कुछ, ये अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए। दीज थ्री डिसीजंस आर इश्यूज इन एजुकेशन जिनको सॉल्व करने की जरूरत है या इनके ऊपर काम करने की जरूरत है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेफ्टी एंड वेलबींग, बुलिंग एंड वायलेंस, ये भी एक इशू है इस वक्त बहुत शदीद किस्म का एजुकेशन में। और आप जानते हैं बुलिंग में आजकल बेशुमार की एड्रेसिंग इशू ऑफ बुलिंग, साइबर बुलिंग एंड इंस्टीट्यूट वायलेंस। Health protocols are implementing health and safety measures, especially in the context of COVID-19 pandemic, या और भी आजकल बेशुमार पैंडेमिक शुरू में, हम कभी कह रहे हैं जी कोविड की और शक्लों में आ रहा है, तो हेल्थ प्रोटोकॉल जो है ये भी बहुत जरूरी है। तो ये इश्यूज हैं हमारे यूनिवर्सिटीज के, हमारे कॉलेजेस के, इवन हमारे स्कूल्स के। And the last one, not the least, parental and community engagement, involvement, encouraging active participation of parents and community members in the educational process. And then partnership, building strong educational institutions, community partnership to support student learning and development. Parent और community कितनी engage है आपके साथ, किस हद तक वो हेल्प आउट करते हैं आपको, किस हद तक आप देखिए ना, कम्युनिटी में आपकी प्रोडक्ट वहीं से आ रही है और आपकी प्रोडक्ट वहीं पे जा रही है। कम्युनिटी से आपके बच्चे भी आ रहे हैं, टीचर्स भी आ रहे हैं, वो इस सारे प्रोसेस में एजुकेशन के गुजरते हैं और फिर वो भी जाके उसी कम्युनिटी में दोबारा सर्व कर रहे होते हैं। तो हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन पेरेंट्स की भी चाहिए, कम्युनिटी की भी चाहिए, जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास हमारे बच्चे जा होते हैं, या हमारी पार्टनरशिप है, जैसे हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप करके, आजकल भी आप देख रहे हैं स्कूलों में, आप बेशुमार इन चीजों को देख रहे होंगे कि जी पार्टनरशिप हो रही है, स्कूलों को गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। उसके बाद इश्यूज इन एजुकेशन में आजकल एक बड़ा न्यू चीज जो है वो एंटर हुई है, जिसको हम कहते हैं पीस एजुकेशन। इसमें क्या क्या चीजें लोग शेयर कर रहे हैं या इसको डिस्कशन में लेके जा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तरीके सिखाए जाए बच्चों को भी और टीचर्स को भी कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। इक्वालिटी और इक्विटी सिमेट्री होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें लेकिन जिसको जितनी जरूरत है उसको अवेलुएट करें। रेसिप्रोसिटी एंड इक्वल राइट्स, हर एक के एजुकेशन पे इक्वल राइट्स होने चाहिए लेकिन रेसिप्रोकल होना चाहिए।
पीस स्टडीज इज अप्लाइड साइंस। वो कहते हैं जी पीस स्टडी जब आप पढ़ाते हैं तो ये साइंस नहीं है, ये अप्लाइड साइंस है। पीस एजुकेशन इस तरह बच्चों को देनी चाहिए, खास तौर पे हायर लेवल के जो हमारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कंफ्लिक्ट ज्यादा होते हैं, इसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है, और ये आपके करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। देन ये 4 इश्यूज आजकल बहुत इन हैं जिन पे हम, सबसे पहली है एनवायरमेंटल एजुकेशन। आप जानते हैं आजकल एनवायरनमेंट में क्या एक्सक्यूज मी मैम, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी सॉरी फॉर इंटरप्ट मैम, आपको इन्फॉर्म करना था कि 10 मिनट रह गए हैं क्लास खत्म होने में। जी बेटा, मेरे सामने है, वॉच पड़ी हुई है। थैंक यू। जी ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। एनवायरमेंटल एजुकेशन है, यानी एनवायरनमेंट के लिए हमें बहुत एजुकेट करने की जरूरत है, और ये हर एक स्पेशलाइजेशन के साथ इसको पढ़ाना चाहिए कि एनवायरनमेंट को बेहतर कैसे किया जा सकता है। वैसे तो हम नॉन फॉर्मल में, इनफॉर्मल में इसको बहुत ज्यादा लेके चल रहे हैं, दरख्त लगाए, फलां करें, सब कुछ, लेकिन इट्स एन इशू इन एजुकेशन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा इशू है। ये पूरे पूरे चैप्टर्स हैं जिनको डिटेल में लिया जा सकता है। टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये भी मेजर इश्यूज हैं जिनको हम इसमें लेके चलते हैं। सो ये हमारे कुछ इश्यूज थे और कुछ हमारे ट्रेंड्स थे। तो मैं कंक्लूड कर रही हूँ, इन द रैपिडली इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन सेवरल की ट्रेंड्स एंड इश्यूज आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ लर्निंग। टेक्नोलॉजिकल इंटेग्रेशन, personalized learning approaches, emphasis on skills development are redefining how educators engage with students and prepare them for a dynamic world. However, challenges such as educational inequality, the digital divide, and the ongoing need for teacher professional development underscore the complexities and disparities that must be addressed to ensure equitable access to quality education for all learners. थोड़ा सा कंक्लूड करते चलें। टेक्नोलॉजिकल इंटेग्रेशन जो है इसको हम कैसे कंक्लूड करेंगे? इनटू एजुकेशन हैज ट्रांसफॉर्म टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस, ऑफरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरैक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। एज डिजिटल टूल्स बिकम मोर एक्सेसिबल, एजुकेटर्स आर लेवरेजिंग them to enhance student engagement and facilitate collaboration beyond traditional classroom boundaries. पर्सनलाइज लर्निंग को हम कैसे कंक्लूड करेंगे? द शिफ्ट टुवर्ड्स पर्सनलाइज लर्निंग अप्रोचेस एक्नॉलेजेस दैट स्टूडेंट्स हैव यूनिक लर्निंग स्टाइल्स एंड पेसेस. Adaptive technologies and data-driven insights enable educators to tailor instructions to individual needs, fostering deeper understanding and academic success. तीसरा आपका है स्किल डेवलपमेंट. There is growing emphasis on equipping students with not just academic knowledge, but also essential skills such as critical thinking, communication, and problem solving. Educational institutions are increasingly focusing on developing these competencies to prepare students for the complexities of the modern workforce. आपका चौथा जो था हमारा educational inequality. Despite advancement, disparities in educational access and quality persist globally. Socioeconomic factors, geographic location, and institutional resources continue to influence educational outcomes, highlighting the urgent need for inclusive policies and targeted intervention. डिजिटल डिवाइड में हम कंक्लूड कर रहे हैं, द डिजिटल डिवाइड रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट चैलेंज विद डिस्पैरिटीज इन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, impacting students' ability to fully participate in digital learning environment. Bridging this gap is crucial for ensuring equitable educational opportunities for all the learners. And the last one is teacher professional development. Effective implementation of educational innovation depends heavily on well-prepared educators. Ongoing professional development programs are essential to empower teachers with the knowledge and skills needed to integrate new technologies, adapt teaching methods, and address diverse students' needs effectively. Thank you very much for patience listening. Any questions? सर जी म्यूजिक आपका माइक अलाउ किया है। डॉक्टर फड़ा फातिमा। जी 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 डॉक्टर माइक फरहाद अनम्यूट करें, क्वेश्चन करें। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम जी।
मैं गुलबर्ग कॉलेज से हूँ। डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच। आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें जो है वे में वही बातें बताई जो हम सब एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं एज टीचर्स। क्योंकि ये जो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, एआई का ज़माना है, वाकई ट्रेंड्स जो हैं दे हैव चेंज इन द क्लासरूम। आई फील कि जब तक हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा या बेहतर नहीं होगा, या हमें उसके अंदर डायनामिज्म लाना पड़ेगा, उसके बगैर हम जो है ये जो आने वाला टाइम है इसके चैलेंजेस को फेस मीट नहीं कर पाएंगे। हम अपने स्टूडेंट्स को उस तरह ट्रेन नहीं कर पाएंगे जैसे हम करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं 100% एग्री करती हूँ। मैंने आप एक अगर स्लाइड आपने देखी हो जिसमें मैंने ये कहा था कि हमारा जो एग्जामिनेशन एग्जाम है वो ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड और बर्डन करता है और उसमें बर्न आउट होता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम पढ़ाते ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और बच्चे उसी को रटलाइजेशन में कर लेते हैं तो बच्चे कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। आप देखें ना कि हमारे यहाँ पे क्या है, पिछले 10 साल के पेपर उठा लें और उसमें से हम तैयारी कर लें और वही सवाल जो है वो हमारे द्वारा आने हैं। कोई इनोवेशन उसमें नहीं है, कोई नई चीज बच्चों को सिखाई नहीं जाती है। सो ये सारी चीजें जो है ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं एजुकेशन के। और इसी की वजह से जो नई चीजें आ रही हैं बेटा हम उनको हैंडल ही नहीं कर पाते क्योंकि हम बच्चों को उस तरह सिखाते ही नहीं है। तो एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ये तो एक बैकबोन है ना चीज की, उससे हम बिल्कुल बच्चे को। तो जब हमने ये उससे पूछना ही नहीं कि उसने कितना सीखा